नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जैविक शो पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी मॉड्यूल सी में चैप्टर नंबर 28 इसका फ्रेंड्स 60 नोट्स करेंगे। तो इस लेक्चर में बेसिकली जो भी हमने डिटेल में पढ़ा है उसी को 60 तरीके से पढ़ेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के कंपोनेंट कौन कौन से हैं, DFI डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट क्या होते हैं, NAVFID क्या है, बैड बैंक किसे कहते हैं, और ईज एजेंडा में 1.0 2.0 एंड सो ऑन 5.0 तक सारी बातें हम यहाँ पर बिल्कुल ही शॉर्ट फॉर्म में करते हुए चलेंगे। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग की हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज द बैकबोन ऑफ एनी इकोनॉमी। इट रिक्वायर्स हैवी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट एंड द बेनिफिट्स आर ऑफन इनडायरेक्ट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है किसी भी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी होता है, बैकबोन होता है, और इसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है और इसके जो बेनिफिट होते हैं वो डायरेक्टली ना दिख करके इनडायरेक्ट तरीके से दिखते हैं। जैसे अगर हम अच्छी सड़कें बनवा दे सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए तो उसका इनडायरेक्ट बेनिफिट होगा। अगर बहुत तेज़ इंटरनेट की स्पीड हो जाए जैसे कि हमारे देश में हो चुकी है तो देखिए उसका असर ये हो कि जोमेटो स्विगी जैसे बड़े ब्रांड जो है सामने निकल करके आए हैं। आप सोचिए कि जब हमारे देश में 2G था तो क्या ये संभव था कि ये ब्लिंकिट और ये सारी चीज़ें होती नहीं, है ना, क्योंकि इंटरनेट ही नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। तो कुल मिलाकर के इन सब चीज़ें के मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के इनडायरेक्ट बेनिफिट होते हैं। दस बिल्डिंग ऑफ रूरल रोड विल बेनिफिट एग्रीकल्चर एज द फार्मर्स आर एबल टू सेल देयर प्रोडक्ट इन टाउन वेयर दे कैन गेट रिन्यूमरेटिव प्राइसेस। तो जैसे अगर गाँव की सड़कें अगर बनाई जाती हैं तो उसका फ़ायदा किसानों को होगा, एग्रीकल्चर को होगा, क्योंकि किसान अब अपने प्रोडक्ट को ले जा करके शहरों में बेच पाएंगे जहाँ पर उनको अच्छा खासा दाम मिलने वाला है। ठीक, इट इज़ वर्थ वाइल टू मेंशन सम डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर की कुछ खासियत होती है। जैसे पहला, द बिल्डिंग ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर लार्ज इन्वेस्टमेंट एंड दे कंट्रीब्यूट टू आउटपुट आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम दैट देयर गेस्टेशन पीरियड इज क्वाइट लॉन्ग। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की खासियत ये होती है कि भाई इसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए होता है, जो इसका रिटर्न है वो काफ़ी समय बाद मिलना शुरू होता है, तुरंत ही जो है इसमें रिटर्न नहीं मिलता है। तो गेस्टेशन पीरियड जो है बहुत ज़्यादा लंबा होता है। जैसे उदाहरण के लिए अभी मेट्रो बुलेट ट्रेन बन रही है, जब बुलेट बन जाएगी इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पर तो तुरंत ही बेनिफिट नहीं देगी, 10-20 साल वो चलेगी तब जा करके अपने पैसे को अदा कर पाएगी। आफ्टर दैट फिर वो बेनिफिट देना शुरू करेगी। इसी तरीके से सेकंड, ड्यू टू लार्ज ओवरहेड कैपिटल एंड बल्क इन्वेस्टमेंट सिग्निफिकेंट इकोनॉमीज ऑफ स्केल आर फाउंड इन द मोस्ट ऑफ देम। तो मतलब बहुत ज़्यादा ओवरहेड कैपिटल की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है, तो यहाँ इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिलती है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब उतने ही पैसे में और ज़्यादा प्रोडक्शन करना। ठीक है, उतने ही पैसे में और ज़्यादा प्रोडक्शन करना। जैसे ये मान लीजिए मेरा पूरा सेटअप है, ठीक है, अभी मैं ही अकेले पढ़ा रहा हूँ, लेकिन मैं 5 टीचर रखूँ तो इसी सेटअप पर वो 5 टीचर भी क्लास ले सकेंगे, क्योंकि ये तो ऐसे समझ लीजिए ट्रेन जा ही रही है, चाहे उस पर 100 लोग बैठ जाइए चाहे 1000 लोग बैठ जाइए, ट्रेन तो जा ही रही है। करेक्ट है ना? तो वही बात है इकोनॉमीज ऑफ स्केल का। ठीक है, तो ये 2 खासियत होती है इसकी। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर महत्वपूर्ण क्यों है, महत्व क्या है इसका, तो इट नीड टू बी एम्फेसाइज दैट गुड क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इज इंपॉर्टेंट नॉट ओनली फॉर फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ बट आल्सो फॉर इंश्योरिंग इंक्लूसिव ग्रोथ। तो अच्छी क्वालिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर होगा तो वो काफ़ी अच्छी इकोनॉमिक ग्रोथ लेकर के आएगा, इंक्लूसिव ग्रोथ भी लेकर के आता है। अगर सड़कें अच्छी होंगी तो हम समय बचा पाएंगे, हमारी जो है गाड़ियाँ जो है सेफ़ रहेंगी और तेल भी कम लगेगा। बहुत सारे फ़ायदे होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होने का। ओके, बाय इंक्लूसिव ग्रोथ इट इज़ मीन्ड दैट बेनिफिट ऑफ ग्रोथ आर शेयर्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ पीपल ऑफ कंट्री। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि भाई इकोनॉमिक ग्रोथ तो तेज़ होती ही है, साथ ही साथ इंक्लूसिव यानी कि सबका साथ सबका विकास होता है। यहाँ पर इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब होता है फ्रेंड्स कि जो है जो भी प्रॉफिट है, बेनिफिट हैं, वो शेयर किए जाते हैं ज़्यादातर लोगों के बीच में। इंक्लूसिव ग्रोथ लीड करता है गरीबी घटाने में और इनकम इनक्वालिटी को, जो कमाई का असमानता है उसको घटाने में मदद करता है। बात करते हैं कंपोनेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर की। तो गवर्नमेंट ने जो डेफिनेशन दे रखी भाई कि इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आएगा, तो उसकी पूरी लिस्ट है हमारे सामने। ये देखिए, कंस्ट्रक्शन का काम इंफ्रास्ट्रक्चर का काम है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, उसका ट्रांसमिशन, उसका डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी जो है आपका आता है किसमें, कंस्ट्रक्शन वो इंफ्रास्ट्रक्चर में। गैस जनरेशन, उसका बंटवारा पाइपों के थ्रू, ये भी इंफ्रास्ट्रक्चर है। वाटर वर्क्स और सप्लाई यानी कि पानी सप्लाई पाइप के थ्रू, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर है। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सारी चीज़ें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है। रेलवे, पूरा का पूरा रेलवे सब कुछ, सिग्नल सिस्टम, स्टेशन, ये सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। रोड और ब्रिज, रनवेज,
एयरपोर्ट वगैरह, ये सारी चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। टेलीफोन लाइंस, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर है। पाइपलाइन फॉर वाटर, क्रूड ऑयल, ये सारी चीज़ें भी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं। वाटर बेज यानी कि जो हमारे समुद्री रास्ते वगैरह हैं वो सारी चीज़ें। बंदरगाह हो गए, पोर्ट फैसिलिटी, कनाल नेटवर्क, नहरों का जो नेटवर्क है सिंचाई के लिए, सैनिटेशन और सीवेज, ये सारी चीज़ें फ्रेंड इंफ्रास्ट्रक्चर का पार्ट हैं। ओके, उसके बाद में चैनल फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, किन किन तरीक़ों से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसे मिलते हैं, फाइनेंस कहाँ कहाँ से आता है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो गवर्नमेंट से मिलता है, DFI डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से मिलता है, कमर्शियल बैंक से मिलता है, NBFC से वो पैसे मिल जाते हैं। उसके बाद में इंश्योरेंस कंपनीज और पेंशन फंड से वो पैसे मिलते हैं। एक्सटर्नल कमर्शियल बारोइंग की जा सकती है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया सकता है। तो ये सभी तरीके हैं जिनसे जो है फंड यानी कि फाइनेंस मिलता है। ओके, फिर बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। तो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग की खासियत क्या होती है, इसकी मैच्योरिटी लॉन्गर होती है, यानी कि जो लोन दिया जाएगा वो 5 साल से लेकर के 40 साल के लिए दिया जाता है। लार्ज अमाउंट 100 करोड़, 2000 करोड़, 30,000 करोड़, लाइक दैट, ऐसा बहुत बड़ा अमाउंट लगता है। रिस्क भी ज़्यादा रहता है क्योंकि लंबे समय के लिए प्रोजेक्ट चलता रहता है, तो ऐसे में रिस्क बहुत ज़्यादा इसमें रहता है। फिक्स्ड और लो बट पॉजिटिव रियल रिटर्न होता है। यहाँ पर जो रिटर्न है वो फिक्स रहता है, लेकिन बहुत ही कम जो है रिटर्न इसमें मिलता है। इसीलिए बैंक जो है इसमें फाइनेंस नहीं देते हैं। कमर्शियल बैंक जनरली फाइनेंस नहीं देना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको रिटर्न बहुत अच्छा नहीं मिलता है। व्हाट इज डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, DFI क्या है? A development financial institution is an agency that finances infrastructure projects that are of national importance but may or may not conform to the commercial रिटर्न स्टैंडर्ड। मतलब डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक ऐसी एजेंसी होती है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए लोन देते हैं। ठीक है, यानी कि बैंक उतना लोन नहीं देते, कमर्शियल बैंक लोन देना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? उनको भाई उतना प्रॉफिट नहीं मिलता है। इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट 0.1% होता है। अब बताओ 0.1% पे रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन कौन देगा? तो इसीलिए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाए गए हैं जिनका काम ही है कि वो प्रोजेक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए लोन देते हैं। ठीक है, उसके बाद में वही बोल रहा है कि ये मे नॉट कन्फर्म टू द कमर्शियल रिटर्न स्टैंडर्ड। जो कमर्शियल बैंक रिटर्न चाहते हैं हो सकता है उतना रिटर्न इसमें ना मिले। ठीक है, DFI ऑफन लेंड एट लो एंड स्टेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। जो डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो कम रेट पर ही लोन देते ही हैं ताकि लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट और कंसिडरेबल सोशल बेनिफिट के साथ उसको मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जा सके। DFI जो होते हैं उन्हें डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जाना जाता है। DFI डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जाना जाता है। बात करें DFI की इंडिया में, तो बहुत सारे जो है DFI हमारे देश में इस्टेब्लिश हुए हैं। पहला DFI अगर आपसे पूछा जाए तो ये है फ्रेंड्स। ओके, 1948 में पहला DFI जो बना था इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, IFCI 1948 में। इसके अलावा बहुत हैं लेकिन ये पहला है। इसके अलावा IDBI भी आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, IIBI इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड भी आपका, ध्यान दें, नाबार्ड भी आपका जो है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। एक्जिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, SIDBI स्मॉल इंडस्ट्रीज बैंक डेवलपमेंट बैंक। दीज ऑल आर फ्रेंड्स, ये सारे के सारे जो है आपके डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। इसके अलावा कुछ सेक्टर स्पेसिफिक DFIs भी पाए जाते हैं जो किसी विशेष सेक्टर को पर्टेन करते हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्र में पावर सेक्टर में रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन REC पाया जाता है। रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन पावर सेक्टर में पाया जाता है। नाबार्ड आपका एग्रीकल्चर सेक्टर में पाया जाता है। और IRFC जो है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, ये आपका रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन प्रोवाइड करने के लिए जाने जाते हैं। तो ये सेक्टर स्पेसिफिक DFIs हैं। ओके, फिर अगला टॉपिक आता है अपन जो कि है NABFID। NABFID क्या है? नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। NABFID जो है नेशनल बैंक है, फाइनेंस करेगा किस चीज़ के लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और डेवलपमेंट के लिए। ठीक, NABFID 28 मार्च 2021 को ये बिल लोकसभा में लाया गया और प्रेसिडेंट ने इसको जो है अप्रूव किया और उसके बाद ये एक्ट का रूप ले लेता है NABFID, नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ठीक, अब इसके प्रीएम्बल की अगर हम बात करें, प्रीएम्बल मतलब ये प्रस्तावना क्या है इसकी? An act to establish the NABFID to support the development of long-term infrastructure financing in India, including development of the bonds and derivatives market necessary for infrastructure financing। तो ये मतलब NABFID जो एक्ट है इसका काम है डेवलप करना लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लॉन्ग टर्म की लोन अवेलेबल करवाना, साथ ही साथ में बॉन्ड और डेरिवेटिव मार्केट को भी डेवलप करना
ताकि वहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फाइनेंसिंग अवेलेबल हो सके। लेकिन बैंकों की तरह ये नहीं काम करते। DFIs डू नॉट एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, ये आम जनता से डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आम जनता से डिपॉजिट एक्सेप्ट करने की इनका काम नहीं होता है। फिर काम की बात अगर करें तो NAVFID का जो अथराइज शेयर कैपिटल है वो 1 लाख करोड़ का है, ये थोड़ा ध्यान रखें। NAVFID एक कारपोरेट बॉडी है जिसकी अथराइज शेयर कैपिटल है 1 लाख करोड़ की, ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है। NAVFID में शेयर होल्डर कौन है, यानी किसने किसने पैसे लगा रखे हैं, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगा रखा है। मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन में आपका IMF, वर्ल्ड बैंक वगैरह आते हैं। उसके बाद सोवरजीन वेल्थ फंड्स हो गए, पेंशन फंड हो गए, इंश्योरर्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, बैंक हो गए, या और जो इंस्टीट्यूट हो जैसे गवर्नमेंट अलाउ करें, ये सभी के सभी फ्रेंड्स जितने भी यहाँ पर हमने नाम लिए ये सब के सब शेयर होल्डर हैं NAVFID में। इनिशियली सेंट्रल गवर्नमेंट का जो ओनरशिप है उसमें 100% शेयर रहेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट का 100% हिस्सेदारी रहेगी NAVFID में, लेकिन धीरे धीरे उसको जो है रिड्यूस करके 26% पर लाने का प्लान है, यानी कि गवर्नमेंट अपना घटाएगी और ये सब इंश्योरर, पेंशन प्लान और ये सब बैंक वगैरह अपनी हिस्सेदारी बढ़ाएंगे। ठीक, फंक्शंस की अगर हम बात करें तो भाई देखो NAVFID के पास में 2 फंक्शन होते हैं, फाइनेंशियल फंक्शन और दूसरा डेवलपमेंटल फंक्शन, 2 ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव और डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव। फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव में ये क्या करते हैं, फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव विल बी टू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लेंड, इन्वेस्ट और अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लोकेटेड इंटायरली और पार्सली इन इंडिया। तो फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव जो है होता है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से लोन देना। ठीक है, लोन देना, इन्वेस्ट करना, इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव यानी पैसे का अरेंजमेंट करेगा, वो चाहे खुद लोन दे, चाहे इन्वेस्टर्स को बुला करके वहाँ पर लोन दिलवाए, ठीक है, लोगों से इन्वेस्ट करवाए, ये इसका फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव होता है। डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें तो डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव होता है इंक्लूड फैसिलिटेटिंग द डेवलपमेंट ऑफ मार्केट फॉर बॉन्ड्स, लोन्स एंड डेरिवेटिव्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। ठीक है, तो डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव में इनका उद्देश्य होता है कि जो बॉन्ड मार्केट है, डेरिवेटिव मार्केट है, उसको डेवलप करना ताकि वहाँ से इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए लोन मिल सके, ये इनका डेवलपमेंटल ऑब्जेक्टिव होता है। फिर अगर ब्रीफली देखना चाहें कि भाई फंक्शंस क्या क्या हैं जो है NAVFID के, तो उसमें एक्सटेंडिंग लोन्स एंड एडवांसेस फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए लोन्स और एडवांसेस देना, टेकिंग ओवर और रिफाइनेंसिंग सच एग्जिस्टिंग लोन, अगर कोई लोन पहले से चला आ रहा है तो उसको टेक ओवर करना, अपने पास ले आना, ये दोबारा से रीफाइनेंस कर देना, अट्रैक्टिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर्स एंड इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करना फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टर्स, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, मतलब कुल मिलाकर के पैसे का इंतजाम करते हुए आपको दिख रहे होंगे कुल मिलाकर के। ठीक है, इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेंगे प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टर से या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, जो जहाँ पर जो आपके ये जो कंपनियां वगैरह इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं उनको अट्रैक्ट करना कि भाई आप इन्वेस्ट करिए। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग एंड फैसिलिटेटिंग फॉरेन पार्टिसिपेशन, यानी कि FDI पर भी काम करेंगे। इसके अलावा निगोशिएशन का काम करेंगे, वेरियस गवर्नमेंट अथॉरिटी फॉर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन इन द फील्ड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग एंड प्रोवाइडिंग कंसल्टेंसी सर्विसेज इन द इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग। ठीक है, तो मतलब इनका काम होगा कि अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के बीच में कोई डिस्प्यूट है इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग को लेकर के, तो वहाँ पर मीडिएटर का काम करके उसको रिजॉल्व करना और कंसल्टेंसी सर्विसेज देना, सलाह देने का भी काम ये करते हैं। कौन? NAVFID। ठीक है, पैसे कहाँ से आते हैं इनके पास में, तो NAVFID may raise money in the form of loans or otherwise both in Indian rupee or foreign currency or secure money by the issue and sale of various financial instruments including bonds and debentures। ठीक है, तो मतलब NAVFID क्या करता है, खुद लोन ले ले कहीं से, चाहे वो इंडियन रुपए में या फॉरेन करेंसी में ले लेगा। ठीक, या फिर जो है डिफरेंट टाइप के इंस्ट्रूमेंट इशू कर देगा, जैसे बॉन्ड और डिवेंचर इशू करेगा और उसको बेच करके पैसे